हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के लिए है। इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान का अध्याय 17 अर्थात तारे एवं सौर परिवार के बारे में चर्चा किए जाएंगे। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप और बारीकी से समझाया जाएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अंधेरी रात्रि में आकाश का एक दृश्य। कैसा आपको अनुभव होगा अगर अंधेरी रात्रि में आकाश को आप देखें। रात्रि के समय आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे बहुत चमकीले तथा कुछ अपेक्षाकृत मंद होते हैं। रात्रि में आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। अगर हम सबसे चमकीले पिंड की बात करें तो रात्रि में सबसे अधिक चमकीले पिंड हमारी चंद्रमा है। तारे और चंद्रमा के अलावा आकाश में ग्रह एवं बहुत से अन्य पिंड का अस्तित्व होता है। आकाश में मौजूद सभी पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। प्राचीन भारत में हमारे खगोलविदों ने आकाश का सुव्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किया है। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। खगोलिकी का ज्ञान पंचांग और कैलेंडर सृजित करने में सहायक रहा है। खगोल विज्ञान की सहायता से जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ आती है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हम मनुष्यों के लिए जिज्ञासा का एक विषय रहा है। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही चंद्रमा हम मनुष्यों के लिए एक जिज्ञासा का विषय रहा है। प्रतिदिन रात्रि में हमें चंद्रमा की आकृति में परिवर्तन दिखाई देती है। अगर आप आसमान में चंद्रमा को प्रतिदिन रात्रि में देखें तो आप पाएंगे कि प्रतिदिन चंद्रमा की आकृति में परिवर्तन दिखाई दे रही है। उस दिन को जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है, पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। पूर्णिमा के बाद प्रत्येक दिन चंद्रमा की जो आकृति है ये घटती चली जाती है। 15वें दिन रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्णिमा के बाद प्रतिदिन चंद्रमा की आकृति घटती चली जाती है और जैसे ही 15वें दिन में हम रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं तो हमें आसमान में कोई चंद्रमा नजर नहीं आती है। इस दिन को अमावस्या कहा जाता है। अगली रात्रि को चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है जिसे बालचंद्र कहते हैं। अमावस्या के बाद अगली रात्रि को आसमान में चंद्रमा का एक छोटा सा भाग हमें दिखाई देता है। इस छोटे से भाग को बालचंद्र कहते हैं। अब आइए चित्र के जरिए इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप आकाश को देखें तो प्रतिदिन रात्रि में चंद्रमा की आकृति में आपको परिवर्तन नजर आएगा। पूर्णिमा के बाद प्रतिदिन चंद्रमा की आकृति घटती चली जाती है और 15वें दिन में अमावस्या आती है जिस दिन आसमान में कोई चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देती है। अमावस्या के अगले दिन रात्रि में हमें चंद्रमा की एक छोटी सी झलक मिलती है। एक छोटा सा हिस्सा हम देख पाते हैं। इस हिस्से को बालचंद्र कहा जाता है। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता चला जाता है। 15वें दिन एक बार फिर हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं, यानी पूर्णिमा आती है। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि प्रतिदिन रात्रि में चंद्रमा की अलग अलग आकृति हमें दिखाई देती है। पूरे माह में दिखाई देने वाली चंद्रमा की विभिन्न आकृतियों को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अब हम एक नजर डालेंगे चंद्रमा के पृष्ठ पर। कविताओं और कहानियों में चंद्रमा को एक आकर्षक पिंड के रूप में वर्णन किया जाता रहा है।
परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। चंद्रमा के पृष्ठ पर विभिन्न आकार के गर्त भी पाए गए। इस पर बहुत सी खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान भी पाए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर हमें कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि के गमन के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा की धरती पर वायुमंडल नहीं है। इस प्रकार वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर हमें कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ सकती है, क्योंकि किसी माध्यम के बिना ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। अब आइए हम तारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रात्रि के समय हम आकाश में असंख्य तारे देख पाते हैं। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, परंतु यह हमें अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह अन्य तारों की तुलना में नजदीक है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है और इसका अपना प्रकाश है, जैसे कि दूसरे तारों का होता है। यानी सूर्य और तारे का अपना प्रकाश होता है और ये अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण यह है कि सूर्य हमसे निकट है, परंतु हम दूसरे तारों की अगर बात करें तो ये तारे हमसे बहुत दूर पर हैं, इसीलिए अन्य तारे हमें बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी है। अगर हम सूर्य की बात करें तो ये निकटतम तारा है, परंतु सूर्य को छोड़कर दूसरे तारे की बात करें जो हमारे सबसे निकट है तो वह है प्रॉक्सिमा सेंटरी। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 40,000,000,000,000,000 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटरी की दूरी हमारी पृथ्वी से कितनी अधिक है। कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं। तारों के मध्य इतनी अधिक दूरी की लंबाई को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो हमने क्या सीखा कि तारों के मध्य या हमारे और तारों के बीच की जो दूरी है ये बहुत बहुत अधिक होती है। इतनी अधिक दूरी को लंबाई के दूसरे मात्रक में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए तारों के मध्य दूरी को नापने के लिए एक विशेष प्रकार के लंबाई के मात्रक का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है प्रकाश वर्ष। अब सवाल आता है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी को कहते हैं? चूंकि तारों के मध्य की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, तो हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी को हम कह सकते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रकाश अत्यंत तेज गति से गमन करती है। जब भी आप किसी टॉर्च को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि प्रकाश बिना टाइम व्यतीत किए हुए ये बहुत दूर तक चली जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश की गति बहुत बहुत अधिक होती है। तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो दूरी प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। अब जरा आप समझ सकते हैं कि अगर प्रकाश को किसी दूरी को तय करने में एक वर्ष समय लग जाए तो वह दूरी कितनी अधिक हो सकती है। तो इसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर हम एक सेकंड की बात करें तो सिर्फ एक सेकंड में ही प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं।
1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट टाइम लग जाता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितनी दूरी है आप अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी से अल्फा सेंट्री लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंट्री एक तारा है और पृथ्वी से इस तारे की दूरी जो है वह है 4.3 प्रकाश वर्ष। यानी अल्फा सेंट्री से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.3 वर्ष समय लग जाएंगे। अर्थात तारों का प्रकाश हम तक पहुंचने में वर्षों का समय लग जाता है। इससे हमने ये समझा कि तारों का प्रकाश हम तक पहुंचने में वर्षों समय लग जाता है। दिन के समय आकाश में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आप कह सकते हैं कि तारे हमें रात को ही क्यों दिखाई देते हैं, ये हमें दिन को क्यों नहीं दिखाई देते। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, परंतु उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है तारों की गति। क्या तारे गति करते हैं? अवलोकन करने पर तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अगर आप अंधेरी रात्रि में तारों को अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो तारे गति नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारे जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। परंतु ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देती है। आसमान में एक ऐसा तारा है जिसको अवलोकन करने पर हम पाएंगे कि यह तारा गति नहीं करती है, यानी यह तारा हमें स्थिर दिखाई देती है। इस तारा का नाम है ध्रुव तारा। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। चूंकि तारों की गति हमें इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करती है, लेकिन ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देती है क्योंकि ध्रुव तारा जो है ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। अब इससे हम इस प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि ध्रुव तारा जो है ये हमें गति करते हुए दिखाई नहीं देती हैं, यानी ये आकाश में स्थिर दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? आप मान लीजिए आपके पास एक छतरी है। इस छतरी पर विभिन्न स्थानों पर आपने तारों का चित्र बनाया और छतरी के अक्ष के छोर पर एक तारे का चित्र बनाया। जब छतरी को आप घुमाएंगे तेजी से तो जितने भी तारे छपे हुए होंगे सारे तारे गति करते हुए आपको दिखाई देंगे, परंतु छतरी के अक्ष के छोर पर जो तारे होंगे ये स्थिर दिखाई देंगे। कारण क्या है कि ये छतरी जो है ये घूर्णन करती है अपने अक्ष के प्रति। इसी प्रकार ध्रुव तारा जो है ये हमें आसमान में एक निश्चित स्थान पर स्थिर दिखाई देती है क्योंकि यह तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के दिशा में है। तो अब हमें समझ में आया कि ध्रुव तारा जो है ये हमें स्थिर क्यों दिखाई देती है। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि हमारी पृथ्वी जो है वह अक्ष के प्रति घूर्णन करती है और इसी अक्ष की दिशा में ध्रुव तारा स्थित है। इसीलिए ध्रुव तारा हमें अपनी धरती से स्थिर दिखाई देती है। अगला टॉपिक हमारा होगा तारामंडल। तारामंडल क्या है? आकाश में असंख्य धुंधले एवं चमकीले तारे दिखाई देते हैं। अगर आप गौर से आसमान को देखें तो रात्रि में आपको असंख्य धुंधले एवं चमकीले तारे, दोनों प्रकार के तारे दिखाई देंगे। कुछ चमकीले तारे समूह में विशेष आकृतियों में सजे होते हैं। अगर आप गौर से अवलोकन करें आकाश को तो आप पाएंगे कि कुछ विशेष प्रकार के चमकीले तारे समूह में कुछ विशेष प्रकार की आकृतियों बनाकर सजे हुए हैं। तारों के इन समूहों को तारामंडल कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तारामंडल तारों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष आकृतियों में सजे होते हैं। कुछ प्रमुख तारामंडल के उदाहरण को देखते हैं। अगर हम तारामंडल की बात करें तो ग्रेट बियर एक प्रमुख तारामंडल है। ग्रेट बियर में क्या होते हैं? इसमें 7 तारों का एक समूह होता है। इसमें 7 तारे चमकीले होते हैं
और इस प्रकार 7 तारों का जो समूह होता है इसे ग्रेट बियर कहा जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 7 तारों का एक समूह है और तारों के इसी समूह को ग्रेट बियर कहा जाता है। ग्रेट बियर एक प्रमुख तारामंडल है, इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इस तारामंडल को सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है। इस तारामंडल को गर्मियों के मौसम में रात्रि के प्रथम पहर में उत्तर दिशा के आकाश में देखा जा सकता है। सप्तऋषि तारामंडल यानी ग्रेट बियर, इस तारामंडल को हम गर्मियों के मौसम में देख सकते हैं। रात्रि के प्रथम पहर में यह उत्तर दिशा के आकाश में हमें दिखाई देता है। इसकी आकृति एक बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। इस तारामंडल की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो हमें एक स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा में हमें कोई गति दिखाई नहीं देता है। अब हमारे आकाश में ध्रुव तारे कहां पर हैं, इससे पता करने के लिए हम ग्रेट बियर यानी सप्तऋषि तारामंडल को देखेंगे। सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से ही हम ध्रुव तारे का स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। इसके 2 सबसे चमकीले तारों को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारा को इंगित करती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि सप्तऋषि तारामंडल के 2 प्रमुख तारों को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारा को दर्शाती है। यानी ध्रुव तारा कहाँ है, इसको पता करने के लिए हमें सप्तऋषि तारामंडल को देखना होगा। सप्तऋषि तारामंडल के 2 प्रमुख तारों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही ध्रुव तारे स्थित होंगे। अगर आकाश का आप घंटों अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि ग्रेट बियर तारामंडल ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है और इसे चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के समय में ध्रुव तारा के चारों ओर ये ग्रेट बियर तारामंडल परिक्रमा करता है। कुछ अन्य प्रमुख तारामंडलों में से ओरायन एक प्रमुख तारामंडल है। इसके अलावा कैसियोपिया भी एक प्रमुख तारामंडल है। साथ ही साथ आकाश में हमें स्कॉर्पियन तारामंडल भी दिखाई देता है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आकाश का सबसे चमकीला तारा क्या है। सिरियस, जिसे लुब्धक भी कहा जाता है, यह आकाश का सबसे चमकीला तारा है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ओरायन तारामंडल के द्वारा हम सिरियस तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। सिरियस तारा जो है ये आकाश का सबसे चमकीला तारा है और ओरायन तारामंडल के द्वारा इसकी स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। ओरायन तारामंडल के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा सिरियस की स्थिति को इंगित करता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि ओरायन तारामंडल के मध्य के 3 तारों को मिलाने वाली रेखा सिरियस तारे की स्थिति को दर्शाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है सौर परिवार। सौर परिवार क्या है? सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंडों का जो समूह है उसे सौर परिवार कहा जाता है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सभी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सभी ग्रह अपने अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। ये सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर हम दूरी के अनुसार देखें तो सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध, इसके बाद है शुक्र ग्रह, अगला है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आप देख सकते हैं इस चित्र में विभिन्न ग्रहों की कक्षाओं को दर्शाया गया है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है
बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं अपने अपने कक्षाओं में। सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। अगर आप सन 2006 के पहले का पुस्तक देखें तो उसमें सौर परिवार में 9 ग्रहों का उल्लेख मिलता है। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य का सबसे दूरतम ग्रह था। अगर 2006 से पहले की बात की जाए तो प्लूटो भी एक ग्रह था जो सौर परिवार का सबसे दूर का ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। सन 2006 में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा। उन्होंने ग्रह की एक नई परिभाषा दी और इस परिभाषा के अनुरूप प्लूटो एक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। अब यह सौर परिवार का कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में सौर परिवार के केवल 8 ही ग्रह है। सौर परिवार का प्रथम सदस्य है सूर्य। सूर्य हमारा निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? यह भी एक तारा है और हमारे सबसे निकट का तारा हमारा सूर्य है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही। अगर हमारे पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों की बात की जाए तो सभी प्रकार के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। सौर परिवार का अगला सदस्य है ग्रह। ग्रह वैसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आकाश में ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। अगर आप स्वच्छ अंधेरी रात में आकाश को देखें तो आपको असंख्य तारे दिखाई देंगे। इसमें कुछ ऐसे भी बिंदु दिखाई देंगे जो तारे की तरह ही दिखाई देते हैं, परंतु ये तारे नहीं बल्कि ग्रह होते हैं। ग्रह और तारों के मध्य जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि तारे का अपना प्रकाश होता है, परंतु ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। जो ग्रह होते हैं ये सूर्य से मिलने वाली प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इसी परावर्तित प्रकाश को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी एक तारा है, परंतु ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और तारे का अपना प्रकाश होता है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। यह दूसरा अंतर है कि तारे जो होते हैं वे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। साथ ही तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। अगर आप गौर से आसमान में देखें तो ग्रहों की जो स्थिति है किसी तारे के सापेक्ष ये बदलती रहती है, परंतु किसी तारे की जो स्थिति होती है वह दूसरे तारों के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। यानी ग्रहों की स्थिति तारों के सापेक्ष बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं और ये 8 ग्रह अपने अपने निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और हर ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में अलग अलग समय लेता है। किसी एक ग्रह के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जो समय लगता है उससे उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का वक्त लेता है। यानी पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वह 365 दिन है। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती है। जो ग्रह सूर्य के नजदीक होती हैं उनकी परिक्रमण काल कम होती है, यानी वे कम समय में ही सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है
ग्रहों की परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती है। यानी अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में कुछ अधिक समय लेंगे। इसी प्रकार अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में कुछ अधिक समय लेंगे। यानी जैसे जैसे ग्रहों की दूरी बढ़ती जाएगी उन ग्रहों का परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती जाएगी। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की तरह अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति करते हैं। देखिए, जो ग्रह होते हैं वह दो प्रकार की गति करते हैं। पहला प्रकार तो यह है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, यह पहले प्रकार का गति है। दूसरे प्रकार का गति यह है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह में दो प्रकार की गति होती है और यह घूर्णन गति ठीक वैसे ही होती है जैसे लट्टू का घूर्णन गति होता है। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। किसी ग्रह के द्वारा अपने अक्ष के प्रति एक पूर्ण घूर्णन करने में जो समय लगता है उससे घूर्णन काल कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटा है। यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति एक चक्कर पूरा कर लेता है। सौर परिवार का अगला सदस्य है उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड हैं जो किसी खास ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस प्रकार के खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यानी चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। वैसे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करे उससे उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है और वह है चंद्रमा। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं जिन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। हम इसी वीडियो में कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया जाता है और ये ग्रह के कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं जो कि मानव निर्मित उपग्रह होता है। सौर परिवार का प्रथम ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा कोई भी खगोलीय पिंड नहीं है जो बुध ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है उस प्रकार बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारे सौर परिवार का दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। अगर हम दूरी के हिसाब से देखें तो हमारे पृथ्वी का सबसे समीप का ग्रह है शुक्र ग्रह। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे सौर परिवार में सबसे अधिक चमकीला ग्रह क्या है। सही जवाब क्या होगा? शुक्र ग्रह। सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम दिशा में शुक्र ग्रह तारे की भांति दिखाई देती है। हम आसमान में शुक्र ग्रह को एक तारे की तरह देख सकते हैं। अगर हम सूर्योदय के पहले पूर्व दिशा में देखें या फिर सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम दिशा में देखें तो शुक्र ग्रह हमें एक तारे की तरह दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह को प्राय प्रभात तारा यानी प्रात तारा अथवा सांध्य तारा कहा जाता है, जबकि यह कोई तारा नहीं है। यह शुक्र ग्रह एक तारे की तरह हमें दिखाई देती है, इसीलिए इसे प्रात तारा या सांध्य तारा कहा जाता है, परंतु यह कोई तारा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौर परिवार का तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। अब तक के विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर ही जीवन के अस्तित्व का पता चला है। इसके अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति तथा अनुकूल तापमान जीवन के लिए आवश्यक है।
पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह अर्थात चंद्रमा है। मंगल ग्रह सौर परिवार का चौथा ग्रह है। यह ग्रह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सही जवाब होगा मंगल ग्रह। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वह है चंद्रमा, परंतु मंगल ग्रह की अगर बात की जाए तो मंगल ग्रह के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। सौर परिवार का पांचवा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सही जवाब होगा बृहस्पति। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। सौर परिवार का अगला ग्रह का नाम है शनि। शनि ग्रह को एक वलय है जो इससे अद्वितीय बनाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रहों में से शनि ग्रह बिल्कुल अद्वितीय है। कारण क्या है कि शनि ग्रह को एक वलय है जो किसी दूसरे ग्रह के पास नहीं है। सभी ग्रहों में से यह सबसे कम घनत्व का है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। हमारे सौर परिवार का अंतिम 2 ग्रह हैं यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। अब अगला टॉपिक है आंतरिक एवं बाह्य ग्रह। क्या है आंतरिक ग्रह और क्या है बाह्य ग्रह? अगर हम आंतरिक ग्रह की बात करें तो सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के निकट हैं। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम बाह्य ग्रह की बात करें तो सौर परिवार के अंतिम 4 ग्रह अर्थात बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून सूर्य से दूर हैं। इन ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि अंतिम 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब हम देखेंगे सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। अब तक के चर्चा के अनुसार हमने ये सीखा कि सौर परिवार में सूर्य हैं, ग्रह हैं और उपग्रह हैं। इन सभी के अलावा सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी हैं। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा उल्कापिंड। अब हम सबसे पहले क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी लेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। अगर आप सौर परिवार की बात करें तो सौर परिवार में मंगल ग्रह की कक्षा और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य कुछ ऐसे छोटे छोटे और बहुत अधिक संख्या में खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य अनेक छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है। इन सभी पिंडों का जो पट्टी है इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। अगला सदस्य है धूमकेतु। ये पिंड अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जो धूमकेतु होते हैं ये अत्यंत बड़ी पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इनका परिक्रमण काल ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक होता है। धूमकेतु का जो सिर होता है ये चमकीले होते हैं और इसकी एक लंबी पूंछ होती है। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप जाता है इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। अब आइए इसे चित्र के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं।
किसी धूमकेतु की सिर अत्यंत चमकीली होती है और इससे एक लंबी पूंछ होती है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर अत्यंत बड़ी पर्वतीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आती जाती हैं, इसके पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है। धूमकेतु जब चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, तो इसकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हैले का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। सौर परिवार का अगला सदस्य है उल्काएं तथा उल्कापिंड। रात्रि के समय कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि दिवाली में किस प्रकार आप रॉकेट छोड़ते हैं। जब आप रॉकेट छोड़ते हैं तो आकाश में आपको प्रकाश की एक चमकीली धारी दिखाई देती है। ठीक वैसे ही कभी कभी रात्रि में हम आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी देख पाते हैं। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहा जाता है, जबकि यह कोई तारा नहीं है। इन्हें उल्का कहा जाता है। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब अंतरिक्ष से कोई पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें प्रकाश की एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है, जिससे उल्का कहा जाता है। अति उच्च चाल के कारण उल्का वायुमंडलीय घर्षण से तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं। जब कोई अंतरिक्ष से उल्का हमारी पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये वायुमंडलीय घर्षण के साथ घर्षित होकर तप्त होकर जल उठते हैं, जिससे बहुत ही कम समय के लिए ये प्रकाश की चमक के साथ वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। इस चित्र में उल्का को दर्शाया गया है। कभी कभार रात्रि में प्रकाश की एक लंबी चमकीली धारी दिखाई देती है, जिससे उल्का कहा जाता है। जब कोई अंतरिक्ष से पिंड हमारी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडलीय घर्षण से ये तप्त होकर जलने लगती हैं और ये बहुत कम समय के लिए दिखाई देती हैं, और इस प्रकार हम इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं, जबकि ये कोई तारा नहीं है। कुछ उल्का बड़ी आकार की होती हैं जो पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। सामान्य रूप से क्या होता है कि जो उल्का होती हैं ये हमारी पृथ्वी की धरती तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वायुमंडलीय घर्षण से ये तप्त होकर जलकर खत्म हो जाती हैं। परंतु कभी कभी अगर उल्का की आकार बड़ी हो तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से वाष्पित होने से पूर्व ही ये पृथ्वी की धरती पर पहुंच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उससे उल्का पिंड कहा जाता है। अब हम जानेंगे कृत्रिम उपग्रह क्या है। अगर हम उपग्रह की बात करें तो उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करें, परंतु कृत्रिम उपग्रह ऐसा पिंड है जो मानव निर्मित है, अर्थात मानव निर्मित उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है जो अपनी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। अब हम एक नजर डालेंगे कुछ प्रमुख भारतीय उपग्रहों पर। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रहा है। इसके अलावा इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट इत्यादि भारत के प्रमुख उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह का अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग है मौसम की भविष्यवाणी। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण के लिए भी कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स इमीडिएटली आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।